हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबको एक बार नमस्कार। टारगेट विथ इंदु स्मृति चैनल पर मैं मिस्टर अरुण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत लंबी है और लंबी इन द सेंस इस चीज़ में है कि हम अपने ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय को इस पढ़ाई की दिशा में समर्पित कर करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर हमने संकल्प कर ही लिया है कि परिणाम देना है, तो संकल्प हम सकारात्मक संकल्प की भूमिका में सकारात्मक परिणाम को निष्पादित करने की कोशिश करेंगे। अगर सकारात्मक विचारों से अगर हम अनुप्रेरित होते हैं तो निश्चित ही उसका परिणाम सकारात्मक परिलक्षित होता है। इसलिए मेरी अंतिम और प्राथमिक आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि जिस संकल्प के साथ हम लोग अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत को एक नई दिशा देने का काम किए हैं, तो इस पाठ्यक्रम को पूर्ण रूपेण कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। किसी तरह से इफ और बट का प्रश्न खड़ा नहीं होगा। इतिहास की इस श्रृंखला में हमने आधुनिक भारत से आपकी शुरुआत किया और आधुनिक भारत का आज चौथा लेक्चर होगा और इस फोर्थ लेक्चर के माध्यम से आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक में अगला शासक फर्रुखसियर होगा। लेकिन इस फर्रुखसियर को पढ़ने से पहले हमें कुछ तथ्यों पर, कुछ पीछे की चीज़ों को एक बार फिर से सामने लेके आना होगा ताकि हम घटनाओं को लिंक कर सके। दोस्तों, मैंने बताया था कि औरंगजेब के मृत्यु के समय से ही मुगल के दरबार में गुटों का प्रादुर्भाव होने लगा था, जिसमें सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट का नेतृत्व कर रहे थे। एक तरफ तुरानी गुट का नेतृत्व चिनक्लिस खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, हैदराबाद की स्थापना इन्होंने ही किया था। और अगला गुट की मैंने बात किया था ईरानी गुट, जिसका नेतृत्व जुल्फिकार खां कर रहे थे। तो ध्यान से सुनना होगा पूरे कॉन्सेप्ट को कि जुल्फिकार खां के सानिध्य में शासक कौन बनता है। मैंने इसको समझाया था कि जुल्फिकार खां के सानिध्य में जहांदार शाह शासक बनता है, जिसने मराठों को चौथ के साथ साथ सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी दे दिया। इसीलिए इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा इतिहास में दी जाती है। तो दोस्तों, इसमें रटने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो मुझे लगता है कि न्यायोचित होगा। समझ करके किसी भी कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ समायोजित करके अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही वह सब्जेक्ट आपका होगा, आपका अपना होगा। आप इस सब्जेक्ट को अपने अधिकारमय क्षेत्र में रखने की कोशिश करिए कि जिस चीज़ को मैंने अपने आँखों से एक बार गुजारा वह सिर्फ मेरा होगा। इसको पढ़ते बहुत लोग हैं। इतिहास की सबसे बड़ी बाधा बच्चों के अंदर यह है कि इतिहास तथ्यों का संग्रह मात्र बन के रह चुकी है पठन पाठन की इस प्रक्रिया में। इसलिए हम इसे तथ्य तक सीमित नहीं रखेंगे।
तथ्य प्लस संकल्पना मिलकर के एक अच्छे कॉन्सेप्ट की भूमिका अदा करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट है कि इतिहास तथ्य पर आधारित नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ अपनी अगली कड़ी की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई उन घटनाओं को याद रखना पसंद करते हैं जो हमारे ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन करके एक व्यापक परिदृश्यों में परिवर्तन लाती हैं। हम उन्हीं घटनाओं को अपने स्मृति पटल पर लाने की कोशिश करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी कब हुई, तो शायद आपको डेट और द डे दोनों याद होगा। रीज़न क्या है? वो ऐसा दिन है, उस दिन हमारे परिवार में एक आमूल चूल नहीं व्यापक परिवर्तन हुआ था। उसी प्रकार से इतिहास की वो घटनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इतिहास में, इतिहास के दृष्टिकोण में एक व्यापक परिवर्तन लाता है। इसलिए हर घटना को याद रखना जरूरी नहीं है। अगर आप हर घटना को याद रखेंगे तो इतिहास सिर्फ तथ्यों का विषय बन के रह जाएगा। लेकिन इतिहास तथ्य तो है ही नहीं, इतिहास संकल्पना पर आधारित होती है। और इतिहास हमारी अतीत की घटनाओं को वर्तमान के समक्ष प्रदर्शित करती है और भविष्य की एक मार्मिक रूपरेखा का निर्धारण करती है। इसलिए इतिहास संकल्पना है मगर सूचना का संग्रह नहीं है। इसलिए आप लोग इतिहास को इतिहास बना के पढ़िए और आपको थोड़ा मोड़ा दिमाग में घुसा होगा कि किस घटना को महत्वपूर्ण देना है जो इतिहास में व्यापक परिवर्तन लाए। जैसे बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि भारत में प्रथम क्रांति कब हुआ। हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। क्यों बोलते हैं? क्यों उसको डेट सहित याद रखते हैं, सन सहित क्यों याद रखते हैं? क्योंकि इसने इतिहास में एक व्यापक परिवर्तन किया था। अंग्रेजों को पहली बार एहसास पैदा करने वाली वो क्रांति थी। भारतीयों के असंतोष को समक्ष लाने वाली क्रांति थी, इसलिए याद है। इसलिए हम घटना, अब जैसे मैं यहाँ बहुत सारा डेट लिखूंगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंस, लेकिन शासक इंपॉर्टेंट है। और शासक इंपॉर्टेंट है, शासक की गई पूरी क्रियाकलाप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन पे बात करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले टॉपिक्स में आपसे बात कर रखा था कि इस फर्रुखसियर के पहले एक शासक था और उस शासक का नाम मैंने बताया था आपको, जहांदार शाह। एक इंपॉर्टेंट शासक था जो लंपट मूर्ख की संज्ञा से उपादित था। और इसको आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि ये जहांदार शाह ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना था। इतना कन्फर्म है। इसके आगे की घटना को देखते हैं। जब इन गुटों का प्रभाव, इतना प्रभाव देखा जाने लगा, तो हमने आपसे कहा था कि सैयद बंधुओं को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नृप निर्माता की भूमिका अदा करते थे। इन सैयद बंधुओं को लगा कि ईरानी गुट का प्रभाव इस मुगल दरबार में इतना कैसे हो सकता है। इसीलिए अपने प्रभाव को या अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए सैयद बंधुओं ने अपने मनमाफिक शासक को बनाने की कोशिश किया। और उसी मनमाफिक शासक बनाने की प्रक्रिया का परिणाम था फर्रुखसियर। जब फर्रुखसियर मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठता है, तो ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। उस समय जुल्फिकार खां का
वर्चस्व हायर लेवल पे था, लेकिन सैयद बंधुओं का प्रभाव पहले से देखा जा रहा था। इन लोगों को ये बात असहनीय थी कि यार कैसे जहांदार शाह शासक बना सकता है, या जहांदार शाह को शासक कैसे और ये कैसे बना सकता है। इसलिए इसने एक रणनीति और कूटनीति का सहारा लेते हुए फर्रुखसियर को शासक बनाया। और फर्रुखसियर को शासक ही नहीं बनाया, शासक तब बनाया जब इसकी हत्या हो गई। अब बात को समझना, गुटों में भी युद्ध प्रारंभ हो गया। अभी तक शासकों में युद्ध प्रारंभ था। मैंने पीछे पढ़ाया था, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच में भी युद्ध हुआ। किसी में जाजयू का युद्ध हुआ तो कहीं बीजापुर का युद्ध हुआ। मुगल शासकों में उत्तराधिकार के लिए आपसी संघर्ष हुआ, लेकिन वो आपसी संघर्ष अब शासक के साथ साथ इनको शासक बनाने वाले लोगों के बीच में भी संघर्ष की भूमिका देखी जाएगी। लेकिन ये शासकों के माध्यम से हत्या करा करके आगे शासन सत्ता को कोऑर्डिनेट करेंगे, संचालित करेंगे। तो दोस्त, आपको इस बात को समझना होगा कि फर्रुखसियर को शासक किसने बनाया? तो सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या बना? शासक बना। क्लियर? सैयद बंधुओं का प्रभाव कब दिखा? जब फर्रुखसियर को शासक बनाया और जुल्फिकार खां की क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया। दोस्तों, सैयद खां, सैयद बंधुओं के दो भाई थे और दोनों भाइयों में से एक भाई को इसने क्या बना दिया? वजीर बना दिया। और वजीर तो पीछे से चला आ रहा है। आपने पढ़ा था, जहांदार शाह वास्तविक शासन नहीं कर रहा था, जुल्फिकार खां वास्तविक शासन कर रहा था। तो जो बनाएगा वो तो रहेगा। सिर्फ एक पुतली, एक सिर्फ मुखौटा मात्र थे। इसके पीछे जहांदार शाह भी थे। बहादुर शाह प्रथम किसी के सहयोग से नहीं बना। उसके अंदर अपनी योग्यता थी। अपनी योग्यता के बदौलत अपने भाइयों को पराजित करता है और औरंगजेब द्वारा प्राप्त उस सत्ता को ग्रहण करता है। इसलिए सैयद बंधुओं के सहयोग से जब पहली बार फर्रुखसियर शासक बना, तो फर्रुखसियर के शासक बनते ही जुल्फिकार खां की क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। अब एकदम ध्यान से सुनना, मैंने आपको पीछे बताया था कि जहांदार शाह के शासनकाल में सिखों के अंतर्गत विद्रोह हुआ था। याद करिएगा, पीछे टॉपिक्स को, पेज को थोड़ा सा पलटने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट दिमाग में, स्मृति पटल पर होने चाहिए। जहांदार शाह के शासनकाल में, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सिखों के प्रति बहादुर शाह ने, जब सिखों के अंतिम गुरु अर्थात 10वें गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होती है, तो उन्होंने सिखों का राजनीतिक नेतृत्व बंदा बहादुर को सौंप दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब में सिखों के द्वारा विद्रोह हो गया और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्वयं निर्मित लोहगढ़ किले में बंदा बहादुर को पराजित किया था, मारा नहीं था। इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना। बंदा बहादुर की हत्या कौन कर रहा है? फर्रुखसियर। बंदा बहादुर पराजित कब हुआ? बहादुर शाह प्रथम के टाइम। किस किले के पास? लोहगढ़ के किले के पास। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब बचा खुचा डाउट्स मैंने क्लियर किया। बच्चों को थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बालक एंड बालिका, आपको किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब आते हैं आगे। इसी के समय किसकी हत्या हुई थी? बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। इस पॉइंट को थोड़ा रोकेंगे। इसीलिए इतिहास में
फर्रुखसिहर को घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। रीजन है क्योंकि यह जुल्फिकार खां से डरता था कि कहीं ये मेरे लिए कुछ घातक न बन जाए, और इन लोगों ने बनवाया अपने बेनिफिट के लिए, इसलिए इसको मार दिया। और इसी के समय बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी गई। इसके हत्या के कारण ही, इतनी हत्या करवाया, इसी कारण ही इसे घृणित कायर कहा जाता है। बात समझ में आई? रटना मत मेरे दोस्त। लंपट मूर्ख क्यों कहते हैं जहांदार शाह को? क्योंकि जहांदार शाह ने सरदेश मुखी तो बहादुर शाह ने दिया था, लेकिन इस मूर्ख ने चौथ भी वसूलने का अधिकार दे दिया। घृणित कायर ही तो कहा, वो सॉरी लंपट मूर्ख ही तो कहा जाएगा। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? घृणित कायर। क्यों? हत्या कराने के कारण। अब आगे इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। जब इसको लगा, कहानी को सुनते रहिएगा, ये पूरी तथ्य आपकी कॉपी में छप जाएंगे, आपके स्मृति पटल पे आ जाएंगे। जब फर्रुखसिहर से सैयद बंधुओं ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दिया, तो फर्रुखसिहर इतना मूर्ख नहीं था। शासक बनने की जो योग्यता रखता हो वह पूरी तरह से मूर्ख तो हो नहीं सकता। तो फर्रुखसिहर ने स्वयं से चिंतन किया, और चिंतन के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि यार, जो इंसान अपने लाभ की प्राप्ति के लिए दूसरों की हत्या करा सकता है, वो कल को मेरे लिए भी तो विनाशक साबित हो सकता है। इसीलिए फर्रुखसिहर सोचा कि जिनकी इशारे पर मैं शासक बन रहा हूं, अगर इन्हीं को समाप्त कर दूं तो मेरा शासन सत्ता लंबा चलेगा। सोचना भी लाजमी था। हर इंसान लोभ के लिए दुखी है। अगर इंसान के पास लोभ नहीं होता तो दुखी नहीं होता। लोभ मतलब इच्छा। इच्छा क्या है? अच्छा करने की। इसी तरह फर्रुखसिहर के पास भी शासक लंबे समय तक बनने की इच्छा थी, लोभ था, और इसने यही सोचा कि अगर मैं सैयद बंधुओं की हत्या करा दूं तो मैं लॉन्ग टाइम तक मुगल का शासक बन के सुशोभित होऊंगा। इसीलिए इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश किया। याद रखिएगा पूरे टॉपिक्स को। जब सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश किया, तो जो नृप निर्माता है, जो किंग मेकर है, वो तो दरवाजे पर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है ना, जिसका काम ही यही है, वो आने की खुशबू भी बता सकता है। जो रात दिन इसी में था, राजनीतिक क्षेत्र में था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था जिसका, वो व्यक्ति इस चीज से कैसे दूर हो सकता है? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब मुगल सत्ता विनाश के कगार पर खड़ी थी, तो पूरे इतिहास में एक बहस छिड़ी कि मुगलों के विनाश के बाद ऐसा लगता है कि भारत पर मराठों का शासन स्थापित होगा, और ऐसा था भी। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के 1761 में, 14 जनवरी 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इसी के बाद निर्धारित हो गया कि भारत पर आगे क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि भारत पर मराठों का शासन स्थापित नहीं होगा। ये सारे आगे के कॉन्टेक्स्ट हैं, तो थोड़ा आगे पीछे करके इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना है और समझना है। तो मैंने आपको इतना समझाया कि फर्रुखसिहर, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, फिर से आगे के टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसिहर शासक बनता है। इसके पहले जो शासक बना था वह जुल्फिकार खां के नेतृत्व में बना था। इसलिए ईरानी गुट के प्रभाव को कम करने के लिए हिंदुस्तानी गुटों में, अर्थात सैयद बंधुओं में, अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कामना जगी, और उसी कामना के जगने के परिणाम स्वरूप
फर्रुखसियर से जुल्फिकार खां की हत्या करा दी गई। क्लियर? इसने बंदा बहादुर की भी हत्या कराई। और इतना ही नहीं, ये जो इसे बनाया था उसके खिलाफ भी एक बार सोच लिया कि इसकी भी हत्या करा दूंगा तो मैं लॉन्ग टाइम तक मुगल एम्पायर के रूप में, मुगल एम्परर को मैं कितना एक्सपेंशन कर सकता हूँ, इसके लिए एकदम प्रफुल्लित था। इसी क्रम में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र के बारे में सिर्फ सोचा था, तब तक तो इन लोगों को पता चल गया कि वाह, जिसे मैंने विरासत के रूप में गद्दी दिया वो इंसान मुझे ही समाप्त करना चाहता है। इसलिए फर्रुखसियर के पास एक दिमाग लगाया। ध्यान से सुनिएगा। सैयद बंधुओं में दो भाई थे, एक भाई यहां पर और एक भाई यहां पर। ध्यान से सुनिएगा। फर्रुखसियर कभी नहीं चाहता था कि दोनों भाई साथ रहें, क्योंकि जब जब दोनों भाई साथ होते हैं और दोनों कूटनीतिज्ञ थे, तब तब कुछ इतिहास में बड़ा परिणाम देकर के जाते थे। इसलिए एक को दिल्ली की दिशा में रखता था तो एक को दक्षिण भारत की दिशा में रखता था। समझिए थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो रही है तो दोस्त देखो, ये अगर मान लो इंडिया है, फर्रुखसियर यहाँ पर शासन कर रहा है, तो एक को यहाँ पर रखता था और एक को इधर रखता था कि दोनों मिल ना पाए। लेकिन दोस्तों, जब सैयद बंधुओं को इस बात का आभास हो गया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो ये जो दिल्ली में, ये जो दक्षिण में था ना, इसी के पास यहीं पर मराठा थे जो उत्कर्ष की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये गए इनके पास और बोले, इस समय मराठा में बालाजी विश्वनाथ का शासन चल रहा था। किसका? बालाजी विश्वनाथ का। इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को बोला कि चलिए ना एक संधि करते हैं, और ये मेरे बारे में सोच रहा है, हम इसके बारे में अब हम लोग सोचेंगे। और सोच दिया दोस्तों। इनको दिल्ली लेके आया और फर्रुखसियर के साथ सैयद बंधु और बालाजी विश्वनाथ दोनों मिलकर के दिल्ली की संधि कर लेते हैं। और इसी दिल्ली की संधि के तहत फर्रुखसियर को अंधा कर करके इसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, इतिहास में हत्या करने वाले की भी हत्या हो गई, तो वह शासक सिर्फ फर्रुखसियर है, जिसने जुल्फिकार खां की हत्या कराई, बंदा बहादुर की हत्या कराई, और खुद जिसके खिलाफ जिसके आधार पर तुम सोने की गद्दी पर, सोने के सुहागा पर तुम बैठ करके शासन कर रहे हो, उसके खिलाफ तुम षड्यंत्र रच रहे हो। इसलिए इन दोनों भाइयों ने मिल करके और इनको भी अंधा करके इनकी क्या करा दिया? हत्या करा दिया। दोस्तों, इतना अगर आपको बात समझ में आया होगा तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। इससे एक इंपॉर्टेंट घटना इसी से जुड़ी हुई है, इस तथ्य को नीचे समझने की कोशिश करना। इतना टॉपिक्स मैंने इसके ऊपर, इसके संपूर्ण टॉपिक इससे क्लियर करा दिए आपको। आगे समझिएगा। जब ये शासन कर रहा था तो जो नाम लेने जाऊंगा, आपके PCS, RO, ARO, PEO, सुपर टेट, CTET, TGT, PGT, जहाँ भी हिस्ट्री सेगमेंट जुड़ा है, वहाँ पर ये प्रश्न आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रश्न आ सकता है, आ नहीं सकता है। बिहार PCS में, BPSC में प्रश्न पूछा है, इसलिए प्रश्न सुन लीजिए कि 1717 में, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बड़े में, 1717 में जब ये शासन कर रहा था, देखो 1713-19, 1717 में जॉन सुरमनी के नेतृत्व में, याद रखिएगा, एक दूत मंडल, अंग्रेजों का एक दूत मंडल इसकी दरबार में आता है। क्यों? इसलिए आता है
कि मुझे बंगाल में व्यापार की अनुमति प्रदान कर दो। अंग्रेज थे, किसके नेतृत्व में आए? जॉन सुरमन के नेतृत्व में। तो जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में आते हैं, उसी समय ये नालायक फर्रुखसिंह इतना हत्या कर चुका था कि ये सोच करके बीमार पड़ गया था कि मैं इतना क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। और जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में आता है तो इसी के समय एक चिकित्सक कह लीजिए उसको, जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन, जॉन सुरमन के साथ वो भी आता है और इनको दर्दनाक रोग से मुक्त कर देता है। उसी की खुशी में इन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया। 1717 में एक शाही फरमान जारी किया और उस फरमान में लिखा कि जाओ जी ले अपनी जिंदगी। अर्थात जाओ जी लो अपनी जिंदगी का मतलब है कि तुम आए थे बंगाल में व्यापार की अनुमति लेने के लिए, तुमने मुझे ऐसे रोग से मुक्त किया जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था। इसी क्रम में कहता है कि सिर्फ मुझे साल में 3000 रुपया दे देना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करो, कोई टैक्स मत देना किसी को, बस सिर्फ मुझे 3000 रुपया। दोस्तों, इसका परिणाम बहुत घातक होगा। जब मैं प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगा, जब मैं बंगाल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको, वहां एक बार फिर से मैं इस चीज का जिक्र करूंगा, तो आप ये मत कहिएगा कि सुना सुना लग रहा है। अरे सुना सुना लगना चाहिए, सुना सुना नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड कवर करूंगा कि जब यह 1717 में बंगाल में करमुक्त व्यापार दे देगा तो सिर्फ इन लोगों को दिया, और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी, जो लोकल किसान थे और अन्य कंपनियां और आती, तो ये अन्य कंपनियों का अंग्रेज शोषण करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसमें भी आगे आता है आपका शाह आलम द्वितीय, इससे भी एक चूड़ी बढ़ के आगे चला गया। तो इससे किसानों का शोषण होगा, अन्य कंपनियों का शोषण होगा, अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित होगा। और इसी क्रम में, इसी आधार पर बंगाल में करमुक्त जब व्यापार करने का आदेश दिया जाएगा तो कोलकाता में किलेबंदी स्टार्ट करने शुरू कर देंगे कि भाई अपनी हमने कंपनी लगा दिया, कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए कंपनी में फोर्ट विलियम का किलाबंदी करने लगेगा। तो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और जब पसंद नहीं आएगा तो क्या करेगा। एक बार मना किया, बोला मान जाओ, क्योंकि यहाँ का नवाब मैं हूँ, जो कुछ होगा मेरी अनुमति से होगा। तो जब सिराजुद्दौला के मना करने के बाद भी जब अंग्रेज नहीं मानेंगे तो वह फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण कर देगा। और इसी आक्रमण को इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं। और एक अंग्रेज व्यक्ति हॉलवेल ने इसे ब्लैक होल की संज्ञा दिया और अगले दिन लिख के दिया कि सिराजुद्दौला ने इस कदर अंग्रेजों को गिरा गिरा करके मारा और एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन खोलने पर 146 को बंद किया था, मात्र 23 जिंदा बच के आए थे, 123 समाप्त हो गए थे। मैं इस तथ्य की तरफ नहीं आने की कोशिश करूंगा कि कितना सही और कितना गलत है, लेकिन ये इसी के अत्याचार का परिणाम था कि वह कोलकाता में किलेबंदी करेंगे, जिससे सिराजुद्दौला आक्रमण करेगा। और जब सिराजुद्दौला आक्रमण करेगा तो अंग्रेजों की तरफ से एक कूटनीतिज्ञ शासक बन के आता है लॉर्ड क्लाइव, और वही आकर के सिराजुद्दौला के मिरबख्शी अर्थात सेनापति मिर जाफर को अपने बस में करता है। कुछ लालच दे दिया कि तुम्हें इतना दे देंगे,
और षड्यंत्र कर लिया, और इसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप इसी बंगाल के नदिया जिले में प्लासी नामक जगह पर, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आया होगा कि इसका क्या बेस है, ये बैकग्राउंड है, ये सब बेस बनेंगे आगे। रट करके कभी सफलता नहीं प्राप्त किया जाता है, ना हुआ है। इसलिए आपको फर्रुखसियर से पूरे टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। मैंने इतना लॉन्ग क्यों खींचा, एलेबरेट क्यों किया टॉपिक को, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। शायद मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनता है, जुल्फिकार खां की हत्या करवाता है, सैयद बंधुओं के खिलाफ भी षड्यंत्र करने की कोशिश किया, जिसमें सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ के साथ दिल्ली की संधि आपस में करते हैं कि हम इसको हटा देते हैं, कुछ भाग तुम्हें दे देंगे, कुछ भाग अपने, और इनको अंधा करके इनकी हत्या कर देते हैं। शाही फरमान कौन जारी किया? फर्रुखसियर। प्रश्न पूछेगा आपसे, नहीं बता लेंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग बैक ईयर के प्रश्न को रखें। चाहे जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हों, रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हुए हों, उसका आप लोग पेपर का एनालिसिस करिए, पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल से आ रहा है। वो ज़माना गया जब प्रश्न पूछा करता था घृणित कायर किसको कहते हैं, लंपट मूर्ख किसको कहते हैं। देखिएगा 1990 में आया होगा। प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है। जब तरीका बदल रहा है, 1990 में शायद मेरे पिताजी भी या आपके भी पिताजी उस टाइम के कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते होंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि दर्जी को छोड़ करके हम कपड़ा भी पहन सकते हैं। हम लोगों ने भी कुछ समय पहले तक नहीं सोचा था, लेकिन आज का परिदृश्य बदल चुका है, हमारा कल्चर बदल चुका है। हम वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करने लगे हैं, इसलिए हम शोरूम से कपड़े परचेज करने लगे। तो बदल गया ना ज़माना, तो हम भी अपने आप को चेंज करेंगे। प्रश्न जो पूछेगा ये हमको जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही जानना जरूरी नहीं है, थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करना जरूरी है। तो आपको पूरी किस्मत इसकी खुल के आ गई सामने कि जिसने हत्या किया उसी की अंत में हत्या हो गई। हत्या सबसे ज़्यादा किसने करवाया? इसने। इसलिए फर्रुखसियर को हत्या के नाम से याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। फर्रुखसियर समाप्त हो गया। इसके बाद अगला शासक बनता है रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। ये इतने एजिड थे कि इनको पीलिया, तपेदिक इत्यादि रोग हो चुका था, और ये दोनों 1719 में ही दोनों डेथ कर गए, इसलिए इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है। छोटे मोटे एग्जाम के लिए रफ़ी उद दौला को थोड़ा सा याद रख लेंगे आप लोग, क्योंकि रफ़ी उद दौला को शाहजहां सेकंड के नाम से जानते हैं। ये कुछ था नहीं, लेकिन सिर्फ अपना नाम शाहजहां सेकंड रख दिया। और शाहजहां का नाम इतिहास में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? सिर्फ आप लोग जानते होंगे, मुमताज़ की याद में शाहजहां बनाया। आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, शाहजहां वर्ड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जब मुमताज़ की डेथ हुई थी ना, तो शाहजहां लगभग 6 माह तक जिस ताजमहल को उसकी याद में बनाया था उसी में बंद करके बाहर के लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। उसके प्यार का नतीजा ये था कि 6 महीने बाद जब उसके ससुर जी दरवाज़ा खुलवाने के लिए आते हैं ना, जो बाल काले थे वो बाल सफ़ेद हो चुके थे। ससुर जी इसको पहचानने से थोड़ा पीछे हटने लगे। प्यार इतना गहरा था। आज तो हमको लगता ही नहीं है ऐसा कुछ है। आकर्षण की परिसीमा समाप्त हो चुकी है। हर जगह लोभ परिव्याप्त है। प्रेम में, आपसी संबंधों में, कुर्सी का लोभ, प्रेम का लोभ, जो भी चीज़ कहें, इस पे भी हम बात कर लेंगे कभी। तो शाहजहां सेकंड इसका नाम है रफ़ी उद दौला का।
इसी का पुत्र था मोहम्मद शाह रंगीला। इसी से शासन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सबसे पहले कुछ तथ्यों के बारे में इसको हम बता दें आपको, तो मुझे लगता है आपको आसानी होगा। तो पहला वर्ड है इसके सामने, इसका उपनाम है रंगीला। रंगीला, रंगीला मतलब क्या होता है? हरफन मौला। ठीक है, समाज से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ अपने आप में अपनी खुशी के लिए हम अपने आप को न्यौछावर करना। समाज में क्या परिव्याप्त है उसके लिए कोई चीज़ नहीं करना, इसीलिए इसका नाम रंगीला था। समझाऊंगा थोड़ा सा, मैं टॉपिक्स को और अंदर लेके जाने की कोशिश करूंगा ताकि इसका पूरा इतिहास आप लोग जान जाओ। मोहम्मद शाह को इतिहास में रंगीला के नाम से जाना जाता है और इसका उपनाम रोशन अख्तर था। लेकिन इन संदर्भों के अतिरिक्त इसकी कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ बहुत बड़ी बुराइयाँ थी। इसको कहा जाता है इतिहास में कि ऐसा शासक जो अपने दरबार में नंगा घुमा करता था और नंगा दौड़ा करता था और अपने शासन का अधिकतम समय हरम में बिताता था, ये शासक है मोहम्मद शाह रंगीला। जब ऐसा शासक होगा तो सोचिए उस समय का परिदृश्य कैसा होगा, समाज का विकास किस स्तर पे कायम होगा। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला जब अपने शासन सत्ता पर बैठने के आतुर किया, मैं इसको एक संदर्भ में सबसे अच्छा शासक मानता हूं। औरंगजेब ने जिस जजिया टैक्स को लगाया था, देखो इतिहास में बहुत बार जजिया टैक्स लगा, बहुत बार जजिया कर समाप्त हुआ। जैसे अकबर ने समाप्त किया, फिर औरंगजेब ने लगाया। अगर कोई प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो ये शासक इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि रंगीला है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रंगीला होने के बाद भी पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त हो गया। उसके बाद कभी जजिया कर लगा नहीं, तो उसको समाप्त करने का काम मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। जजिया कर का पूर्णतः उन्मूलन किसने किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। क्लियर? सैयद बंधुओं के सहयोग से भी बना था। देखिएगा, जब इसने सोचा कि मेरे दादा परदादा की हत्या इन्हीं भाइयों ने मिलकर कराया और वो भी मराठों के सहयोग से, तो हम किस घाट और हम किस घाट के कीड़े हैं कि हमें नहीं छोड़ेंगे। इसको भी इस बात का भय रहता था। लेकिन ये शासन सत्ता इसकी इतनी निम्न स्तर की थी कि समाज से इसका कोई अस्तित्व नहीं था, समाज से कोई इसका लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी इसने जजिया कर को समाप्त करा दिया। इसलिए मेरे दोस्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जजिया कर पूर्णतः समाप्त किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में। औरंगजेब जब लगाया था तभी तो सब, कहीं जाट विद्रोह, तो कहीं राजपूत विद्रोह, तो कहीं सिख विद्रोह, तो कहीं मराठा विद्रोह, विद्रोह ही स्टार्ट था। हिंदू मंदिर को तोड़ता था औरंगजेब। ये सारे उसके करामात थे हिंदुओं के खिलाफ। मोहम्मद शाह रंगीला से पहला पॉइंट ये तो आप लोग जानते हैं, ये भी आप लोग को याद रख लेना चाहिए। कुछ चीज़ें इसलिए भी रखनी चाहिए याद कि मार्मिकता को बनाया जा सकता है। जिसका नाम रोशन अख्तर हो, उसने इस प्रकार से रोशन किया। ध्यान से सुनिए। जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक बना, किसके सहयोग से? सैयद बंधुओं के सहयोग से। तो आप लोगों ने अब तक, मैंने 3 गुट को पढ़ाया था और तीनों गुटों में मैंने चर्चा कर रखी थी। ईरानी गुट के प्रभाव से बनता है जुल्फिकार खां के सहयोग से जहांदार शाह। उसके बाद फर्रुखसियर बनता है
सैयद बंधुओं के सहयोग से, और ये भी बनता है सैयद बंधुओं के सहयोग से। सैयद बंधुओं के खिलाफ जब षड्यंत्र हुआ तो उनको, सैयद बंधुओं को भी इस बात का आभास हो गया था कि मेरी हत्या के लिए सोचा गया है। जब मोहम्मद शाह रंगीला भी शासक बनता है तो ये था दिमागदार, रंगीला था, लेकिन अपने दादा परदादा का बदला लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, हमेशा उसकी चाह में लगा रहता था कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं अपने दादा और परदादा का बदला ले सकूं। इसी क्रम में एक गुट बचा हुआ था, आपको याद होगा, तुरानी गुट। कौन था? निजामुल मुल्क, जिसका वास्तविक नाम क्या है? निजामुल मुल्क। उपनाम क्या है? चिनक्लिज खां। चिनक्लिज खां मैंने लिखा भी होगा, निजामुल मुल्क, और इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। निजामुल मुल्क का नाम क्या है? चिनक्लिज खां। क्लिच खां। इसने कहा कि क्यों परेशान हो, तुम्हारा बदला लेने के लिए भी तो हम काफ़ी हैं। जिसने नृप निर्माता का काम किया उसको हम समाप्त करवाएंगे। इसी क्रम में मोहम्मद शाह रंगीला का सपोर्ट करता है निजामुल मुल्क, और निजामुल मुल्क के सहयोग से सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है। मेरे दोस्तों, रंगीला अपने कार्यों से इम्पोर्टेंट होने से ज़्यादा सैयद बंधुओं की मृत्यु के लिए इम्पोर्टेंट बन गया कि नृप निर्माता की मृत्यु किसके शासनकाल में इसकी हत्या हुई थी? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। और मैंने आपको बोला था कि जब निजामुल मुल्क ने जब इसको सपोर्ट कर दिया, फिदा हो गया, जो चाहिए वो ले लो, हम रोके कहाँ हैं तुमको, तुमने तो मेरी चाह को पूरा कर दिया। होता है, अक्सर ही होता है ये। इसलिए इसने निजामुल मुल्क को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, आओ मैं तुम्हें दिल्ली में वजीर बना दूं। गया दिल्ली में बनने के लिए, लेकिन इसे अच्छा नहीं लगा। ये दक्षिण भारत की तरफ पुनः चला आया निजामुल मुल्क। और दोस्तों, जिस इंसान का पूरा ज़िंदगी हरम में बीतता हो, पूरा समय हरम में बीतता हो, दरबार में, मतलब वही आशिकी मोड में रहता हो, क्या क्या हो रहा है बाहर किसी से क्या मतलब, स्वयं की दुनिया, व्यक्तिगत जीवन से मतलब था, सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं था। कभी कभी जोश में आता था तो कर दिया और अच्छा अच्छा काम किया, जजिया घर को पूर्णतः ही उड़ा दिया मोहम्मद शाह रंगीला, और उनको भी नहीं उड़ाया, दादा का बदला भी ले लिया, सैयद बंधुओं की हत्या भी करा दिया। इसीलिए जब निजामुल मुल्क दिल्ली से जब वापस हैदराबाद की तरफ आता है तो इसने आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर करके और हैदराबाद की नींव डाल दिया। और इसी के समय, ध्यान से सुनिएगा, शासन सत्ता में भागीदारी नगण्य होने के कारण, ज़्यादातर समय हरम में व्यतीत करने के कारण, राज्य अपनी मनमाने ढंग से अपने आप को संचालित करने की कोशिश करने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप इसी के शासनकाल में भारत में मुगलों के अधीन स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा, जिसमें सबसे पहले हैदराबाद की स्थापना किसने किया? चिनक्लिज खां। यहाँ लिखा है, देखिए, ये आपसे प्रश्न मिलान करने में आता है मेरे दोस्त, इसलिए याद रखिएगा। आपको बंगाल स्वतंत्र हो गया मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, तो बंगाल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद की स्थापना किसने किया? चिनक्लिज खां। और अवध की स्थापना किसने किया? सआदत खां। याद रखिएगा, सआदत खां। दोनों नाम थोड़ा नीचे वाला मिलेगा अभी आपसे। कर्नाटक की स्थापना सआदत उल्ला खां ने किया। तो केरल में एक जगह है त्रावणकोर, उसकी जगह मार्तंड वर्मा ने किया। जिस शख्स का, ध्यान से सुनिएगा पूरे कॉन्टेक्स्ट को, प्रशासन से कोई मतलब नहीं, सामाजिक जीवन में कोई मतलब नहीं, क्या हो रहा है, जो स्वयं के जीवन में खुश है, तो जब स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा
तो मैंने बोला था, जब जब इतिहास में केंद्रीय सत्ता का अभाव देखा गया है, तब तब क्षेत्रीय शक्तियां उदय ली हैं। कोई दिक्कत? केंद्रीय सत्ता पर बैठा हुआ मोहम्मद शाह रंगीला, इसका बस था जिंदगी भर हरम में रहता था, किसी की समस्या न सुनना न ढूंढना। इसलिए केंद्रीय सत्ता के अभाव ने छोटे छोटे राज्यों को उद्भव होने का मौका दिया, और जब छोटे छोटे राज्य टूट करके अलग होंगे तो बाहरी शक्तियों के आक्रमण का भय हमेशा मंडरा जाता है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता है कोई नहीं। और मेरे दोस्तों, 1739 की घटना है, देख लीजिए, 1719 से 1748। इस बात का भय था ही जो हो गया, और वह यह हुआ मेरे दोस्त कि इसी के समय केंद्रीय सत्ता बस था, लेकिन केंद्रीय सत्ता का अभाव मात्र था। छोटे छोटे शक्तियां बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, त्रावणकोर जैसे छोटे छोटे राज्य जब स्वतंत्र होने लगे तो अपने इच्छानुसार शासन संचालित करेंगे। इसी क्रम में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप जाहिर हो जाता है, क्योंकि ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, तो आपसी संघर्ष और कलह की स्थिति पैदा होगी। और आपसी संघर्ष और कलह की स्थिति में बाहरी शक्तियां हमेशा इसे अवसर के रूप में देख लेती हैं। इसी क्रम में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, और नादिर शाह का सेनापति आपको पता होगा, अहमद शाह अब्दाली था। तो दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण को अगले टॉपिक में हम बहुत डिटेल में करेंगे, कि आप लोग चाहे कोई भी पीसीएस, बीईओ का मेंस, कहीं भी प्रश्न आए, लोकल इन द सेंस मेरा है कि एक वनडे एग्ज़ाम टाइप में कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सिर्फ पूछेगा नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। याद रखना प्रश्न, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। तो मैंने पूरी घटना को समझाया कि जिसका स्वभाव रंगीला होगा, हरफन मौला होगा, वो समाज से कम जुड़ाव महसूस करेगा। स्वयं के जीवन में उसको खुशी, जब स्वयं के जीवन में खुशी होगा तो उसका केंद्रीय सत्ता का होना या ना होने के बराबर है। और जिसने इसी के सहयोग से सैयद बंधुओं की हत्या किया हो, चिनकलिस खां के सहयोग से, तो जायज़ सी बात है वो कुछ भी करेगा तो कोई रोक नहीं सकता है। वो अंदर अंदर बैठा ही था, तब तक इधर स्वतंत्र राज्य स्वतंत्र हो गए। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, किस प्रकार से चूड़ी पहन करके ऐसे ऐसे कर रहा था मोहम्मद शाह रंगीला। तो सारे नादिर शाह के आक्रमण को हम डिटेल से करेंगे। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं या आने की पॉसिबिलिटीज़ है, इस फैक्ट्स के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें आपसे अच्छे से, तो आप थोड़ा सा बस इसको समझने की कोशिश करिए। समझना ये है कि मैंने ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको समझा दिया। अब आपको इसको लिंक करके पढ़ना है, और लिंक करके सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आपको जुबानी घूमते हुए या मेरे वीडियोस को बार बार देखने की कोशिश करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, लास्ट में मैं एक बार आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो शायद आपकी ज़िंदगी को एक सकारात्मक मोटिवेशन देने की कोशिश करूँगा, तो शायद आप अच्छा करें। दोस्तों, अपने लाइफ का एक टूल्स होता है, हर इंसान की जीने की कला होती है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी हर कला होनी चाहिए कि कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करें। चिंतन जरूर करना है, इसलिए एक टारगेट सिद्ध करिए। एमआरपी, हर एक व्यक्ति का एक एमआरपी होता है, कपड़े का मूल्य, उसका एमआरपी, उसका एमआरपी, इसका एमआरपी। आपका एमआरपी क्या है? मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए,
और पी का मतलब दो टर्म है, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। अगर ये इतना आपके पास है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। मैं निश्चित ही आपके सफलता का माइलस्टोन बन के आपके सामने प्रदर्शित होऊंगा। धन्यवाद।